नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज फिर से बिहार की करेंगे और बिहार में कहा तो ये जा रहा था कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा चले जाएंगे। लगभग लगभग ये तय भी है कि नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाएंगे, यानी कि जब चुन लिए गए हैं तो अब वो जाएंगे ही। लेकिन अचानक से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट पैदा हो गई है और वो ये है कि नीतीश कुमार किसी बात को लेकर अड़ गए हैं। अब वो बात क्या है कि आखिर नीतीश कुमार किस बात को लेकर अड़ गए हैं? अंदर खाने जो कुछ खबरें आ रही हैं बाहर छन छन कर, वो ये आ रही हैं कि नीतीश कुमार अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि वो राज्यसभा जाएं या ना जाएं, सीएम पद पर बने रहें या छोड़कर राज्यसभा चले जाएं। और क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी तरफ से भी कौन सीएम का उम्मीदवार होगा, कौन सीएम बनेगा, इसको लेकर अभी तक कुछ क्लियर पिक्चर नहीं आया है। और नीतीश कुमार क्या उस पर राजी हो जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, जिनको भारतीय जनता पार्टी बनाना चाह रही होगी सीएम, क्या उनके नाम पर नीतीश कुमार मान जाएंगे? इसको लेकर वो अड़े हुए हैं। या फिर निशांत कुमार को लेकर अड़े हुए हैं, क्योंकि जो जेडीयू के कार्यकर्ता लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि निशांत कुमार को सीएम बनाया जाए। हालांकि नीतीश कुमार इसके पक्ष में अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अचानक से निशांत को सीएम पद दे देना सही नहीं रहेगा। वो अभी जरूर कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे, हो सकता है कि उनको डिप्टी सीएम भी बना दिया जाए, और उसके बाद जब वो 4 साल अभी आगे पूरा कार्यकाल खत्म होगा, 5 साल का कार्यकाल, उसके बाद वो तब तक में परिपक्व भी हो जाएंगे और राजनीति के गूढ़ को भी समझने लगेंगे। उसके बाद फिर उनके पास बार्गेनिंग पावर तो नीतीश कुमार के पास रहेगी ही, और तब तक निशांत कुमार भी पूरे मैच्योर हो जाएंगे पॉलिटिक्स में। उसके बाद जो उनको करना होगा, बीजेपी के साथ रहना होगा तो रहेंगे, बीजेपी से अलग होना होगा तो भी उनके पास ऑप्शन तो है ही, क्योंकि नीतीश कुमार का कोई ऑप्शन बंद नहीं होता है कभी भी। उनके बारे में कहा जाता है, लोग जरूर अमित शाह को चाणक्य कहते हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा चाणक्य कोई नहीं है। और शाह भी जो है इसी से हैरान है कि नीतीश कुमार का अगला मूव क्या होगा, ये किसी को पता नहीं चल पाता है। आज इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी जुड़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार क्यों अड़ गए हैं, क्यों ये खबरें आ रही हैं। पहले तो खबरें ये आ रही थी कि 30 मार्च को जो है वो नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और वहां 1 तारीख को राज्यसभा में शपथ लेंगे। वो ले भी सकते हैं, राज्यसभा चले भी जाएंगे, क्योंकि अगर राज्यसभा में उनको जाना होगा तो एक जो यहाँ पर विधान परिषद है उनसे वो इस्तीफा देंगे और फिर राज्यसभा में जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो सीएम पद को त्याग कर ही राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा जाने के बाद भी वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। और उसके बाद क्या स्थिति होगी, इस सब पर भी चर्चा होगी। तो हमारे साथ संजीव प्रियदर्शी जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, एक तो पहले आपका क्यूआई पर बहुत स्वागत है, और दूसरा हम ये जानना आपसे चाहेंगे कि नीतीश कुमार आखिर किस बात को लेकर अड़ गए हैं। देखिए, 2025 के नतीजों के बाद जब नई सरकार बनी थी, थोड़ा मैं अपने दर्शकों को बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं, तब गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद दोनों बीजेपी को दे दिया गया और तब बहुत सारे पत्रकार ये कह रहे थे, खास करके दिल्ली वाले मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, कि बीजेपी भारी हो गई है, बीजेपी नीतीश कुमार पर भारी पड़ गई, क्योंकि गृह मंत्रालय भी ले लिया और स्पीकर का भी पद ले लिया। अब देखिए, अब जो चर्चा पट्टा में चल रही है वो उसमें कई तरह की चर्चाएं हैं। मैं इससे शुरुआत करता हूं कि जो लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार की सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई है, उस पर मैं अब राय दे रहा हूं, अपनी राय दे रहा हूं।
देखिए, अब नीतीश कुमार का ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री जेडीयू का था तो गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद बीजेपी के पास था। नई सरकार में हमने स्वेच्छा से दे दिया गृह मंत्रालय का भी पद और स्पीकर का भी पद आपको दे दिया। अब अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई होगा तो गृह मंत्रालय का पद डिप्टी सीएम यानी जेडीयू को आना चाहिए और डिप्टी सीएम भी कोई एक ही होगा और एक जो होगा वो निशांत होंगे और उनको गृह मंत्रालय का भी पद मिलना चाहिए, उसकी भी जिम्मेदारी मिलना चाहिए। और होम मिनिस्ट्री इतनी पावरफुल मिनिस्ट्री है प्रवीण जी कि समझिए मुख्यमंत्री का सारा ऑरा और जो ताकत है वो मूलतः वो होम मिनिस्टर होने की भी वजह से है, क्योंकि पुलिस पर पूरा कंट्रोल वह होम मिनिस्ट्री ही करती है और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पुलिस के बिना आपकी सत्ता की हनक स्थापित नहीं हो सकती। तो मैं ये कह रहा हूं कि शुरू में बीजेपी को जो मुस्कान आई थी कि गृह मंत्रालय हमारे पास आ गया, स्पीकर का पद हमारे पास आ गया, तो वो इसलिए नीतीश कुमार ने यह पद दिया था कि बाद में वो ये कहें कि अगर मुख्यमंत्री आपका तो गृह मंत्रालय हमारा और स्पीकर का पद भी हमारा। एक तो ये स्पष्ट मांग है। अब स्पीकर का पद क्यों चाहते हैं नीतीश कुमार, ये देखिए, मान लीजिए 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद बीजेपी से मन भर गया नीतीश जी का, बीजेपी से मन भर गया, तो अगर स्पीकर जेडीयू का रहेगा तो वो किसी भी तरह से बीजेपी के बिना भी सरकार बना सकते हैं और वो नंबर गेम है, वह नंबर गेम है, 126 का नंबर गेम है जो माइनस बीजेपी एक नंबर, माइनस बीजेपी, माइनस उपेंद्र कुशवाहा, माइनस मांझी और माइनस चिराग, इसके बाद भी 126 हो जाता है। अगर आप जोड़ेंगे एआईएमआईएम को जोड़ दीजिए, 126 का आंकड़ा हो जाता। सरकार बनाने के लिए 122 चाहिए, तो वो सब उसके लिए स्पीकर का पद जेडीयू के पास रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अब बीजेपी खुद ही नीतीश कुमार के ही जाल में उलझ गई है। अब बीजेपी स्पीकर का पद छोड़े तो उसके हाथ से विधानसभा यानी भावी समीकरण निकल जाएगा सत्ता का। दूसरा, अगर गृह मंत्रालय छोड़ दे तो यह पब्लिकली कही जाएगी कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बीजेपी का बना जिसके पास गृह मंत्रालय ही नहीं है। आप सोचिए बिल्कुल क्या बिल्डअप है, क्या इक्वेशन। अच्छा, एक चीज और, नीतीश कुमार का यह कहना है कि उप मुख्यमंत्री एक ही होगा और वह निशांत कुमार होगा। अब इससे बीजेपी को क्या दिक्कत है? अगर विजय सिन्हा को आप डिप्टी सीएम पद से हटाते हैं और एक ओबीसी मुख्यमंत्री होगा जो कोयरी समाज का होगा और सम्राट चौधरी की जो चर्चा नीतीश कुमार कर रहे हैं उस पर भी हम आएंगे, और दूसरा उप मुख्यमंत्री भी ओबीसी होगा, कोई सामान्य जाति का कोई होगा ही नहीं डिप्टी सीएम, तो बीजेपी के जो सामान्य जाति के वोटर हैं, बीजेपी के लिए स्थिति और दयनीय हो जाएगी कि बीजेपी जो ये अपने आप को एक प्रकार से ये कहती है कि उनको फॉरवर्ड का वोट मिलता है, तो वो भी उधर नाराजगी हो जाएगी। तो उसमें क्या है, देखिए यूजीसी रेगुलेशन के जब आया, अब कोर्ट में तो उस पर रोक लगी हुई है, ठीक, स्टे है, लेकिन उससे बीजेपी और सवर्ण समाज के बीच एक दरार तो पैदा हो गई, विश्वास की खाई पैदा हो जाएगी, यानी वो दरार खाई में बदल जाएगी अगर विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया। क्योंकि विजय सिन्हा आप देखिए लैंड रेवेन्यू मिनिस्ट्री में जब से गए उन्होंने बहुत एक्टिव है, मतलब कहा जाए तो सबसे एक्टिव मिनिस्टर वही है और सबसे ज्यादा जनता से ताली भी विजय सिन्हा नहीं बटोरी है। तो अब विजय सिन्हा अगर डिप्टी सीएम, इसका मतलब तो संजीव जी ये हुआ कि नीतीश कुमार एक ही तीर से कई निशाने साध रहे हैं, उनका सिंबल भी तीर है और वो एक ही तीर से कई निशाने साध रहे हैं। एक तरफ तो वो निशांत कुमार को जो है वो डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं और वो भी ओबीसी समुदाय, ओबीसी से आ जाएंगे, और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ओबीसी से ही कोई चेहरा होगा सीएम का, तो ऐसे में तो जो वोट बैंक जो कमजोर होगा वो तो भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। और नीतीश कुमार यही चाह रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो, इतनी बड़ी पार्टी ना हो जाए कि अकेले वो अपने बलबूते सरकार बना ले। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या है, देखिए वो बात यह है कि
कौन अपना सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इक्वेशन, सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करता है और जी किसके सोशल इक्वेशन कमजोर हो जाते हैं। अब देखिए, नीतीश जी के मन में यह है कि विजय चौधरी को स्पीकर बना दिया जाए। अब समझिए, हम्म अब ललन सिंह और विजय चौधरी और विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, भूमिहार समाज के चार बड़े नेता हैं। अब हम्म चार बड़े नेता में विजय सिन्हा अगर डिप्टी सीएम से हट जाते हैं तो हम्म भूमिहार समाज में और इवन सवर्ण समाज में भी नाराजगी होगी। अब हम्म ललन सिंह भी जो फेस है वो जेडीयू के हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, बिल्कुल। और विजय चौधरी को वो बना देना चाहते हैं स्पीकर। तो हम्म चार बड़े चेहरों में बीजेपी का एक भूमिहार चेहरा या सवर्ण चेहरा वो डाउनग्रेड होगा, और जेडीयू का सवर्ण चेहरा तो एक अपग्रेडेड है ही, ललन सिंह। आरसीपी सिंह पर बिल्कुल। वरीयता देकर ललन सिंह को आगे किया गया है, और और विजय चौधरी को भी आगे कर देंगे। संजय झा के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं जेडीयू के। संजय झा के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, और विजय हम्म चौधरी को स्पीकर बना देंगे। तो आप समझिए कि नीतीश जी का टारगेट ये है कि सवर्ण भी थोड़ा नाराज हो जाए बीजेपी से और इनके पक्ष में आए, नीतीश जी के हम्म पक्ष में आए। क्योंकि नीतीश जी को लगता है कि निशांत के चेहरे के साथ वो 4 साल के बाद जब चुनाव होगा तो जेडीयू अपने दम पर भी बहुमत हासिल कर सकती, क्योंकि देखिए 43 से 85 की जो यात्रा हुई है प्रवीण जी, इससे खोया हुआ बिल्कुल। आत्मविश्वास लौट आया है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का, और इसमें हम्म संजय झा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हालांकि देखिए, जो लवकुश समूह के लोग हैं वो संजय झा या ललन सिंह को बहुत टारगेट करते हैं, लेकिन बिल्कुल। यही संजय झा, ललन सिंह ने 43 से 85 का रास्ता पहुंचाया, जेडीयू को हम्म पुनर्जीवित कर दिया, फिर से एक ताकत दी है बार्गेन करने की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ऐसे पहलू है जिससे बीजेपी का पटना से लेकर दिल्ली तक सारे नेताओं के दिमाग हिले हुए हैं। अच्छा, एक सवाल, एक बात और है कि नीतीश जी ने शर्त रखी है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो उनकी हम्म पसंद का होगा। हाँ, यही यानी यही 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 मैं यही कह रहा हूं कि उनकी पसंद का अगर होगा तो वो तो चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी हो जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी को वो कई बार आप समृद्धि यात्रा के दौरान आपने देखा भी होगा कि सम्राट चौधरी को वो जा करके आगे करते हैं और बोल कई बार ये भी कहते वो दिखे कि अब तो यही बागडोर संभालेंगे। देखिए प्रवीण जी, ये नीतीश जी का जो कैरेक्टर है, पॉलिटिकल कैरेक्टर, वो हम्म ऐसा है कि अबुझ पहेली। आज से 4 साल पहले क्या कहते थे वो, यही तेजस्वी ने संभालेगा। अब वो हम्म कह रहे सम्राट चौधरी ही संभालेगा। ठीक है, निशांत के राजनीति में आने पर क्या कहते थे, ये कोई बात ही नहीं है। तो देखिए, असली बात ये है कि वो जानते हैं कि सम्राट चौधरी गुब्बारा है। गुब्बारा क्या, यानी बीजेपी के जो आला कमान है उस गुब्बारे में उन्होंने हवा भरी है। एक तो वो 12वीं पास हैं, हाफी डिविड बोल के उनका इमेज पहले ही, जो बीजेपी के बुद्धिजीवी वर्ग है वो घबराए हुए हैं कि सम्राट चौधरी इतने विद्वान नहीं है जितने नीतीश कुमार है। और हम्म 3 बड़े नेताओं में देखिए सबसे ज्यादा एजुकेटेड कौन है, निशांत, सम्राट और तेजस्वी में सबसे ज्यादा निशांत एजुकेटेड, बीटेक है वो बिल्कुल। लड़का। और उनकी जो इमेज बिल्डिंग हुई है सम्राट चौधरी के एक हार्ड लाइनर लीडर के रूप में, और निशांत की जो इमेज बिल्डिंग हुई है पिछले जब शपथ ग्रहण जो हुआ था गांधी मैदान में, एक सौम्य स्वभाव, एक मिलनसार व्यक्ति का। और अब देखिए वो मंदिर भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, मजारों पर भी जा रहे हैं, और कल उन्होंने इफ्तार पार्टी में भी हिस्सा लिया। तो वो हम्म यानी एक ऐसा फिगर जो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा है, और वो सम्राट चौधरी से काफी ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं। तो आप नहीं, समझिए कि ये संदीप जी जो आप ये हमारे दर्शक देखिए कि समझे। नीतीश कुमार के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि नहीं अब वो उनका दिमाग उस प्रकार से काम नहीं कर रहा है, वो देखिए ऐसा वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, समृद्धि यात्रा कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और कमोबेश हर जगह भाषण भी दे रहे हैं। तो इससे तो हाँ, नहीं लग रहा है। देखिए, कुछ लोग तो ये कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार इसी बहाने कुछ और करने की फिराक में हैं। लोगों का ध्यान इस ओर चला जाता है कि वो बीमार हैं, वो अब चला नहीं पाएंगे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और धीरे धीरे देखिए, और उसका एक उदाहरण ये देखिए कि धीरे धीरे अब निशांत कुमार को उन्होंने प्रोजेक्ट कर ही दिया एक प्रकार से। देखिए, वो तो उनका
उस पे आऊंगा मैं, वो करना था उनको 2020 में ही करना था, लेकिन वो जर्जर पार्टी, यानी एक घटे हुए विधायकों के साथ वाली संख्या वाली पार्टी को वो निशांत को सौंपना नहीं चाहते थे। यानी वो एक ऐसा साम्राज्य सौंपना चाहते थे जो मजबूत हो, जिसका क्षेत्रफल बड़ा हो, जिसमें विधायकों की संख्या ज्यादा हो। तो उन्होंने एक जो लीगेसी जो निशांत को दे रहे हैं, वो एक समृद्ध लीगेसी दे रहे हैं। वो 2020 में ही दे देते वो, लेकिन 2020 में विधायकों की संख्या इतनी कम थी, इतनी कम थी। उस स्थिति में अगर निशांत को लाते तो पार्टी चौपट हो सकती, पार्टी का भविष्य खराब हो सकता। अब आप देखिए कि जब राज्यसभा के नतीजे आ गए प्रवीण जी, और मुस्कुराते हुए संजय झा जी गए, उनको सौंपा राज्यसभा जाने का जो पत्र होता है, ऑथराइज्ड लेटर, इसके सर्टिफिकेट, उसमें मिठाई भी खिला रहे पिता पुत्र। और उसके बाद वो समृद्धि यात्रा का चौथा चरण उन्होंने शुरू कर दिया। वो बांका जा रहे हैं, भागलपुर जा रहे हैं, और पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के सब नेता हैरान हैं कि भाई जब आप राज्यसभा में हो गए निर्वाचित, तो अब आप दिल्ली की ओर प्रस्थान कीजिए। अब वो क्या कह रहे हैं हर सभा में, पर निकल रहे हैं। अब वो बाबा जो है चौथे चरण के समृद्धि यात्रा पे निकल रहे हैं, और वो जिस तरह का भाषण दे रहे हैं प्रवीण जी, वो इतना आत्मविश्वास से भरा है कि कोई कह ही नहीं सकता है कि नीतीश जी के सेहत में कोई गड़बड़ी है। तो इस लिहाज से देखिए, मुझे लगता है कि जितने दिन अब वो बिहार में, और वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा बिहार में ही रहूंगा, यहां से मुझे लगाव है, मैं यहां काम करता रहूंगा, मैं यहां सब कुछ देखता रहूंगा। कुछ नेता हैं संजीव, उनके दल के जो कुछ नेता हैं, उनका भी बयान कमोबेश इसी ओर आता है। वो एक बार ये भी कहते हैं कि नहीं ठीक है, वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन वहां से वो मार्गदर्शन करते रहेंगे बिहार का, यानी कि बिहार की सरकार का मार्गदर्शन वो अगर राज्यसभा भी जाते हैं तो वहां से करते रहेंगे। आखिर इन बयानों को किस रूप में आप लेते हैं? क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो जा रहे हैं, मार्गदर्शन भी करते रहेंगे, आखिर ये हो क्या रहा है? देखिए, कहा यह जाता था बीजेपी खेमे में कि मोदी शाह जिसको चाहते हैं उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। अब देखिए, जो ये कहते हैं कि नीतीश जी कमजोर पड़े हैं, अब नीतीश जी तय करेंगे कि बिहार में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। यानी ये इक्वल पावर है, मोदी शाह के इक्वल पावर में बैठ गए हैं नीतीश कुमार, कि वो जेडीयू छोड़िए, बीजेपी के सीएम का काल जो है वो फिर से वापस आने वाला है। सुशील मोदी का जो कार्यकाल हुआ करता था। नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी थोड़े अलग स्वभाव के, सम्राट चौधरी भी अमित शाह खेमे के ही। और ये बिल्डअप जो चल रहा है प्रवीण जी, ये बिल्डअप हर जगह चल रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर मान लीजिए 29 नहीं 34 में भी अगर बीजेपी का कोई प्राइम मिनिस्टर नया बनेगा, या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेगा, या सर्वमान्य चेहरा बनेगा, उसको मुख्यमंत्री तय करेंगे निश्चित रूप से। तो अमित शाह जी चाहते हैं कि ज्यादातर मुख्यमंत्री उनके खेमे के बने, ताकि इन फ्यूचर जब बार्गेन हो पार्टी के भीतर, आरएसएस के भीतर, तो उनके पक्ष में ज्यादा मुख्यमंत्रियों की उंगली उठे। तो ये भी एक है कि इसीलिए चर्चा चल रही कि नित्यानंद राय को सीएम बनाया जाए, क्योंकि लंबे समय से नित्यानंद राय उनके साथ गृह राज्य मंत्री के तौर पे काम करते रहे। और अमित शाह जी और बीजेपी के लोगों का मानना है इन फ्यूचर तेजस्वी यादव वर्सेस बीजेपी होगा, उनका ये कैलकुलेशन है। वो फिर जेडीयू को कमजोर करके आंक रहे हैं, वो फिर निशांत को कमजोर करके आंक रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर मुकाबला तेजस्वी वर्सेस सम्राट हो, तो इससे अच्छा तेजस्वी वर्सेस नित्यानंद राय हो जाए, क्योंकि दोनों यादव समाज के हैं, तो उनको कुछ यादवों के का भी वोट मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली वो वायबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कई ऐसे सर्वे आए हैं जिसमें यादव समाज के लोग बोल रहे हैं कि अगर नित्यानंद राय को सीएम बना भी दे बीजेपी, तो भी यादव समाज पूर्णतः तेजस्वी को वोट देगा। तो ये बहुत सारी गहमागहमी है। लेकिन सवाल ये है कि कठपुतली तो नाच दिखाए, लेकिन वो स्ट्रिंग जो है, उस कठपुतली की रस्सी जो है इस बार अमित शाह जी या मोदी जी के हाथ में नहीं है, वो नीतीश कुमार और उनका जो कबाल है, जो भुंजा पार्टी के मेंबर्स है, उनके हाथ में। और चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो सीतामढ़ी वाले ठाकुर जी हो, वो और श्रवण कुमार हो, विजय चौधरी हो, या विजेंद्र यादव हो, वो सोचते हैं कि बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु में निशांत ही रहे, ताकि
पकड़ उनकी मजबूत हो। लेकिन आपको बताऊं कि निशांत ने अपनी एक युवा टीम गठित कर ली है। क्या और उस संजीव जी क्या इस बार अमित शाह ये भाप नहीं पा रहे हैं क्या? वो चले तो थे, क्योंकि जिस प्रकार से वो गए नॉमिनेशन में, नीतीश कुमार के नॉमिनेशन में गए, जब राज्यसभा का के लिए नॉमिनेशन हो रहा था, उस वक्त तो ऐसा लगा कि अब तो हो ही गया, अब तो नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और यहां पर हम जिसको चाहेंगे उसको बैठा देंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन करने में क्या अमित शाह से भूल हो गई क्या यहां पर? नहीं, देखिए, अभी जो जेडीयू के बड़े लीडर हैं गुपचुप तरीके से ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की पूरी जो मशीनरी है, चाहे वो मसल्स पावर हो, मनी पावर हो, या सत्ता का पावर हो, या संगठन की क्षमता हो, वो सब बंगाल इलेक्शन में और असम इलेक्शन में लगा हुआ। असम के विधानसभा चुनाव वो सब अप्रैल महीने में ही होने। तो उनको भी पता है कि बीजेपी के आला कमान और संघ परिवार का फोकस कहीं और है। वो तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, हर जगह। और सबसे बड़ा स्टेक उनका असम में है और बंगाल में, थोड़ा बहुत केरल में। तमिलनाडु में तो अगर उनके सहयोगी दल कुछ कर जाए तो ठीक, अदरवाइज स्टेक उनका नहीं। लेकिन 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो स्वाभाविक है कि अभी अमित शाह जी का फोकस बिहार पर नहीं है, या मोदी जी का फोकस बिहार पर नहीं है। बिहार में जो उनको करना था उनके हिसाब से। अंदर खाने एक खबर और आ रही है, अंदर खाने एक खबर और आ रही है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के 3 विधायक जो हैं वो बाहर रह गए, यानी कि वोटिंग करने के लिए नहीं आए राज्यसभा के लिए, तो खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के 6 के जो 6 एमएलए हैं वो अब जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि और ऐसे में जेडीयू बड़ी पार्टी हो जाएगी। और ये जेडीयू की तरफ से जो मेरे पास जो सूचना है कि जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर भविष्य में कुछ और समीकरण बनता है तो उसमें फिर आप लोगों को कुछ ज्यादा तवज्जो मिलेगी, इसलिए आप लोग इधर आ जाइए। क्या इसमें आपको लग रहा है कि जेडीयू इस प्रकार से कुछ खेल करने जा रही है? देखिए, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल बता दूंगा। दरअसल हुआ क्या कि नवंबर महीने से, यानी सरकार के गठन के बाद से अशोक चौधरी जी को इस कार्य में लगाया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि एक तो अशोक चौधरी एक बहुत ही बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, और वो एक ऐसे नेता हैं जिनके परिवार में सभी जाति शामिल हैं, अनुसूचित जाति भी, सवर्ण समाज भी। तो वो एक कहें तो एक क्रॉस कास्ट लीडर है वो माना जाता है। और दूसरी बात ये है कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो उनके द्वारा बढ़ाए गए। तो जो कांग्रेस की, इसमें अभिषेक रंजन का भी नाम जोड़ लीजिए। वो मीटिंग हुई थी पटना में, एक होटल में मीटिंग हुई थी जिसमें अशोक चौधरी मौजूद। और अशोक चौधरी ने जब इन सब से कहा अपने इन कांग्रेस के साथियों से, तो उनका यह कहना था, जो हमारे पास जानकारी है, कि वो विधायक जो हिंदू विधायक हैं, या ओबीसी विधायक हैं, एससी विधायक हैं, या सवर्ण भी विधायक है कांग्रेस के, उनका यह कहना था कि वो बीजेपी में तो कतई नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, अब मैं बता रहा हूं। विजय सिन्हा लखीसराय से विधायक थे, प्रहलाद यादव नाम होगा, याद होगा लोगों को। उनको तोड़ के लाए थे जब पिछले बार शक्ति प्रदर्शन चल रहा था, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पे। और प्रहलाद यादव 3 दशक से उनका परिवार लालू जी के साथ था, जब से लालू जी की राजनीति शुरू हुई। और उस विरासत को छोड़कर प्रहलाद यादव आए थे एनडीए के खेमे में, और वो विजय सिन्हा द्वारा लाए गए। लेकिन प्रहलाद यादव को ललन सिंह ने टिकट नहीं दिया, लेने नहीं दिया, ना इधर से, ना बीजेपी से, ना जेडीयू से। और प्रहलाद यादव के पुत्र की भी मौत हो गई थी, याद होगा, किसी बीमारी से। और वो रो रहे थे सीएम हाउस के आगे जब टिकट वितरण हो रहा था। तो प्रहलाद यादव की ये गति देखकर, कांग्रेस के दुर्गति देखकर, गति क्या कहूं, दुर्गति देखकर कांग्रेस के विधायकों का बीजेपी पर कोई भरोसा ही नहीं। और यह बीजेपी के लिए बड़े नुकसान की बात है। प्रवीण, उनका यह कहना है कि जेडीयू कोई भरोसा दे तो हम आ जाएंगे। और उसमें भी आप देखिए, जो सुरेंद्र कुशवाहा हैं, वाल्मीकि नगर के विधायक, और जो मनोज विश्वास हैं, वो उसी जाति समूह से आते हैं जिसमें सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, निशांत जी हैं, नीतीश जी हैं, है ना। बिल्कुल। और मनोहर सिंह जो हैं, यहां मनिहारी के विधायक जो हैं, वो भी नीतीश कुमार के शिष्य रह चुके हैं। तो आप देखिए
कि जो आपने कहा कि वो और जो मुस्लिम विधायक हैं कांग्रेस के जो सीमांचल से आते हैं जाएंगे नहीं किसी भी वो कीमत बीजेपी में जाएंगे, नहीं तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाए। इसलिए ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर 4-5 महीने नीतीश जी बिहार में ही रह गए और 6 एमएलए कांग्रेस के आ गए जेडीयू में, तो और एक बीएसपी का एमएलए नीतीश जी के साथ आ गया तो 92 हो जाएगी जेडीयू। एक लाइटर नोट पे विकास जी कि नीतीश कुमार के लिए नीतीश कुमार सभी सदन के सदस्य भी हो जाएंगे। हाँ देखिए, मुझे लगता है नीतीश कुमार, देखिए कोई कोई वैसे ये टिप्पणी थोड़ी सी जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप देखिए नीतीश कुमार की तुलना जो है लालू जी खास करके, अब लालू आरजेडी के जो आला कमान है वो जरासंध से उनकी तुलना करते रहे कि जरासंध को जब वो फाड़ दिया जाता था तो सब समझते थे कि जरासंध अब चले गए, लेकिन जरासंध का दोनों भाग जुड़ के जरासंध और पावरफुल हो जाता था और ताकत से। उसी तरह नीतीश कुमार को जब समझते हैं कि जेडीयू कमजोर हो गई है, नीतीश कुमार नई ताकत से जेडीयू को फिर से पुनर्जीवित कर देते। वो एक तरह से समझिए उनका ऑबिचुअरी लिखना बहुत जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है अगर कांग्रेस के 6 एमएलए और बीएसपी का एक एमएलए उनके साथ आता है और आईपी गुप्ता भी उनके साथ आ जाते हैं तो आप सोचिए कि 8 यानी 93 हो जाएगी जेडीयू की अपनी संख्या। यानी वो इस और वो आरजेडी इतनी ऐसी संशय की स्थिति में है कि अगर नीतीश जी ये कह दें, कि निशांत सीएम रहेगा आप डिप्टी सीएम रह जाइए, हाँ, तेजस्वी तो तेजस्वी मान जाएंगे। और एक बात और, के लिए तैयार है। एक बात और, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा भी उसी समूह से हैं जिसका प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार करते हैं, और जिस तरह से दीपक प्रकाश को नीतीश जी के कहने पर दीपक प्रकाश को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने में इस बार बीजेपी के पर जेडीयू के तरफ से भी दबाव था कि कुशवाहा जी को भेजिए। अब इसके पीछे गेम क्या है कि अगर फ्यूचर कोई ट्रांजैक्शन होगा, यानी कोई ऐसा परिवर्तन होगा पॉलिटिकल इक्वेशन में, तो उपेंद्र कुशवाहा उसमें नीतीश के साथ खड़े रहेंगे। तो वो उतने लॉयल है भी नहीं कि उनको अगर मान लिया जाए कि बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेज भी दिया तब भी वो बीजेपी के पक्ष में रह जाए। अगर वो नीतीश कुमार एक बार कह देंगे उपेंद्र कुशवाहा को कि आप इधर आ जाइए तो वो उधर चले जाएंगे। नहीं, देखिए उसमें दूसरी बात है, उसमें दूसरी बात क्या है, उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में तो मंत्री है नहीं, और वो राज्यसभा या कई बार छोड़ मतलब विधान परिषद की सदस्यता छोड़ चुके हैं, और उनके बेटे का कैरियर यहां सेट है कैबिनेट मंत्री के तौर पे, और राज्यसभा और लोकसभा में तो पहले भी रह चुके हैं, राज्यसभा का ये टर्म भी पूरा किया था। तो आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा का मोह तब बनेगा केंद्र पर जब वो केंद्र में मंत्री बना दिए जाए। अगर वो केंद्र में मंत्री बना दिए जाते, जिसकी संभावना है, तब उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के कैरियर को थोड़ा आगे बढ़ा सकते। अब देखिए जहां तक मांझी की बात है, ये भी बता दूं, जीतन राम मांझी कुछ भी बोले, जो संतोष कुमार सुमन उनके जो बेटे हैं वो नीतीश कुमार के को बहुत ज्यादा मानते हैं। यानी नीतीश कुमार अगर उनको कह दें, नीतीश कुमार के कहने की वजह से वो कम सीटों पर मान जाते हैं। जीतन राम मांझी के ऊपर भी जो मुख्यमंत्री बनने का एक प्रकार से जो ठप्पा लगा, वो भी तो नीतीश कुमार के कृपा की वजह से ही। हाँ, अच्छा एक चीज बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक चीज और है प्रवीण जी कि कहीं ना कहीं देखिए सम्राट चौधरी का जो बैकग्राउंड है, क्योंकि वो आरजेडी में भी रह चुके हैं, फिर शकुनी चौधरी की का जो बयान है उनके पिता का प्राइम मिनिस्टर के लिए जो बोला है, तो वो कोई संघ परिवार की विचारधारा से नहीं आते सम्राट चौधरी, हालांकि उन्होंने अडॉप्ट कर लिया आइडियोलॉजी को। तो बीजेपी के अंदर के जो लोग हैं उनको भी ये डर लगता है कि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, हालांकि हेमंता भी बन चुके हैं मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से आए हैं, लेकिन बिहार और असम में अंतर है, क्योंकि बिहार में आज आप सोचिए कि 2005 से किसी न किसी रूप में बीजेपी सत्ता में रही है, और असम में 2016 में ही सत्ता में आई थी बीजेपी। तो यहां संघ से जुड़े लोगों का या पुराने नेताओं का एक प्रभाव रहा है। हालांकि निश्चित रूप से सम्राट चौधरी को बीजेपी के सब नेताओं ने स्वीकार कर लिया है मुख्यमंत्री, लेकिन आप देखिए अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर बनते हैं तो उनकी ज्यादा वफादारी किसके प्रति होगी? नीतीश कुमार के प्रति होगी।
तो बिल्कुल। भविष्य में कोई टूट फूट होगी तो 10-12 एमएलए लेकर तो वो भी बीजेपी से निकल सकते हैं। हालांकि एक जी। एक एक जो हमारे पास सूचना है, अगर वो सूचना अगर हम अभी मतलब बोल दें सबके सामने, तो हो सकता है अगर सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी चाह भी रही होगी बनाना, तो हो सकता है कि कुछ उसमें अड़चन पैदा हो जाए। तो अभी उसको रखते हैं, किसी और दिन उसको बताएंगे, क्योंकि उनकी कुछ बातचीत नीतीश कुमार से भी हुई है और उसको हम अगले किसी कार्यक्रम में लाएंगे। अभी फिलहाल उसको हम नहीं मतलब डिस्क्लोज करना चाहते हैं। संजीव जी, जो आप जो ये खास करके नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर सबसे बड़ी पार्टी उनकी पार्टी बन जाती है और जिस प्रकार से नीतीश कुमार चाह रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब ये 6 महीने का जो टर्म रहेगा, खास करके 6 महीने तक तो वो रह सकते हैं, राज्यसभा में जाने के बाद भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। उसके बाद क्या उनका मन कुछ डोलेगा क्या, और वो भारतीय जनता पार्टी से फिर अलग होकर के और आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं जो एक लक्ष्य तय कर लेते हैं और उस लक्ष्य के लिए वो ये परवाह नहीं करते कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन क्या हो। साधन वो बदल सकते हैं साध्य को प्राप्त करने के लिए। हालांकि जब वो गद्दी पर बैठते हैं या उनके बेटे कभी गद्दी पर बैठेंगे तो वो बिहार की जनता के हित के लिए ही काम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर उन्होंने कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तय कर लिया है तो उसको हासिल करने के लिए उनकी पूरी टीम लग जाती है। अभी देखिए, मैंने इसलिए अशोक चौधरी का उदाहरण दिया प्रवीण, क्योंकि अशोक चौधरी ने ये दिखा दिया बीजेपी को भी, ये तो पॉलिटिक्स ऑफ सिंबल होता है कि बीजेपी के भी नेताओं को दिखा दिया कि कांग्रेस के 6 एमएलए हमेशा जेडीयू के मुट्ठी में है, वो बीजेपी के मुट्ठी में नहीं है। और निश्चित रूप से अगर चुनने की बारी आएगी मांझी को, कुशवाहा को, तो वो अंत में वो नीतीश कुमार के पक्ष में चलेगा। क्योंकि देखिए, केवल सत्ता में रहना महत्वपूर्ण नहीं है, जब चुनाव होगा अगला तो वो सामाजिक समीकरण किसके पक्ष में। आप देखिए, जब नीतीश बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो उसको कोई नहीं हरा सकता। अगर नीतीश तेजस्वी के साथ चले जाएंगे तो फिर बीजेपी भी नहीं हरा पाएगी। तो जो छोटी पार्टियां हैं वो उस अलायंस के साथ जाएंगी, उस सोशल कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगी, कम सीटों के साथ भी जहां जीतने की संभावना ज्यादा। क्योंकि देखिए, भले आरजेडी को वोट कम मिला प्रवीण जी, लेकिन आरजेडी को 1 करोड़ के आसपास वोट मिला, उससे भी ज्यादा वोट मिला। और उनका जो 23-24% का वोट शेयर था वो कायम रह गया मुसलमानों की नाराजगी के बाद। और वो 10,000 रुपए देने के बावजूद उतना वोट शेयर कायम रह गया। यानी राजनीतिक शक्ति जमीन पर अभी भी आरजेडी की बनी हुई है, और उसको अगर आप जेडीयू के साथ मर्ज कर देंगे तो फिर बीजेपी की हालत खस्ता हो। चलिए चलिए संजीव जी, आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करेंगे। तो जो बिहार में लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम माकूल समय आ गया है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का सीएम हो ही जाएगा। हालांकि इसमें अभी भी 90, 95, 99% तक लोग ये कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम हो जाएगा। लेकिन सीएम कौन होगा, इसको लेकर नीतीश कुमार अड़ गए हैं। और नीतीश कुमार के मन के मुताबिक अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सीएम का चेहरा नहीं आता है तो फिर नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार के बारे में समझना अभी कम से कम अमित शाह के बस की बात नहीं है। तो आप बने रहिए इसी तरह से की वाइब के साथ और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।